प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 9 के बारे में। हमने यूनिट 9 में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है उसमें हमने वर्नर थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें दो तरह की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। आज हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। छोटी छोटी डेफिनेशन भी एग्ज़ाम में आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे द्विक लवण और संकुल में अंतर, यानी जो डबल साल्ट होता है, जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, उसमें क्या अंतर होता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए। द्विक लवण जैसे हमने फिटकरी पढ़ी थी, और मोर लवण पढ़ा था FeSO4 NH4 2SO4.6H2O। ये फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट का डबल साल्ट है, नहीं एक साल्ट इसमें ये है, एक साल्ट इसमें ये है। जब दोनों को गर्म पानी में घोल करके मिलाते हैं तो एक लवण बन जाता है, जिसे मोर लवण कहते हैं, क्योंकि मोर वैज्ञानिक ने ये बनाया था। तो इस तरह के होते हैं डबल साल्ट, जो दो लवणों को मिलकर बनाते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि जब हम इनको जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों का टेस्ट देते हैं, अर्थात जिन आयनों से मिलकर के बने हैं उनका टेस्ट देते हैं। जैसे ये जो है फेरस आयन का टेस्ट भी देगा Fe2+, सल्फेट आयन का टेस्ट भी देगा, अमोनियम आयन का टेस्ट भी देगा। सल्फेट है दोनों, तो सल्फेट एक ही बार टेस्ट आता है। तो फेरस, अमोनियम और सल्फेट जिनसे बना है, इन्हीं तीनों लवणों से बना है। फेरस सल्फेट से, अमोनियम सल्फेट से, नहीं फेरस अमोनियम और सल्फेट से बना है, तो तीनों के टेस्ट देता है जब इसको जल में घोल देते हैं। लेकिन जो संकुल आयन होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, जैसे मान लीजिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCN6, इसमें K4 ये +1 चार्ज है, तो +4 निकाल दो तो टोटल जब इसे निकाल देंगे तो ब्रैकेट पे आ जाएगा -4 चार्ज, ये -4। इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन या संकुल आयन। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें जो आयरन है और जो साइनाइड आयन है उनका ये टेस्ट नहीं देगा। ये आयरन का और साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा, ये पूरा फेरोसाइनाइड आयन का टेस्ट देता है। तो द्विलवण और संकुल में ये अंतर होता है कि जो द्विलवण होते हैं जब उनको हम जल में घोलते हैं तो पहली बात तो वो अपने साधारण आयनों में वियोजित हो जाएंगे, जिन आयनों से वो बना है, और उनके टेस्ट देते हैं। लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है ये आयनों में विभक्त नहीं होता है, अर्थात उनके टेस्ट नहीं देता है। अब बात करेंगे उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देखो, जो केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, यानी जो भी हमारा ये उपसहसन यौगिक होता है, जैसे हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड पढ़ा, इसमें जो आयरन है ये केंद्रीय धातु है। केंद्रीय धातु मतलब ये केंद्र में है, चारों तरफ इसके ये 6 CN आयन जुड़े हुए हैं, ये आयरन बीच में और 6 CN इधर आप जुड़े हुए हैं। तो केंद्रीय धातु जो बीच में रहता है ये केंद्रीय धातु, अथवा आयन जो आयन, जैसे यहाँ पे 3 Cl और 3 अमोनिया, वहाँ पे तो 6 CN थे, यहाँ पे 3 Cl और 3 अमोनिया, 6 CO से 6 आयन ये जुड़े हुए हैं, 3 Cl जुड़े हैं, 3 अमोनिया जुड़े हुए हैं। तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है और ये जो आयन है, ये एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उप सहसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। मतलब ये केंद्रीय धातु और ये आयन मिलकर के एक उप सहसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। मतलब ये जो ब्रैकेट में दिखाया गया इसे हम बोलेंगे उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता, जिसमें केंद्रीय धातु है और इसके बाहर ये आयन है। जैसे हमने उदाहरण दिया हुआ है जिसमें कोबाल्ट आयन 3 अमोनिया अणु और 3 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं समन्वय सत्ता या उप सहसंयोजन सत्ता या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब बात करते हैं केंद्रीय परमाणु। ये जो केंद्रीय परमाणु है या केंद्रीय आयन, अगर ये परमाणु के रूप में है तो केंद्रीय परमाणु कहेंगे, अगर इसमें चार्ज होता है तो इसे केंद्रीय आयन कहेंगे। कैसे डेफिनेशन देंगे? किसी उप सहसंयोजन सत्ता में परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों या समूहों से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध रहता है, केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय आयन कहलाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें आप देखो केंद्रीय परमाणु है निकिल, जिसे +2 चार्ज है, और मान लीजिए ये है FeCN6 3-, इसमें केंद्रीय परमाणु है Fe3+। यहाँ माइनस देखो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट ईयर में कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सिखाई थी। Cl की -1 है, H2O की 0 है, निकाल लो x + 2 × -1 + 4 × 0, तो क्या आ जाएगी +2। तो निकिल पे चार्ज +2, इस पर कितना होगा +3। कैसे? देखो x + 6 × Cn की -1 बराबर -3, x की वैल्यू निकालेंगे +3, तो आयरन की जो ऑक्सीजन अवस्था हुई +3। अब मैंने अभी बताया इसमें जो केंद्रीय परमाणु है निकिल है, इसमें केंद्रीय परमाणु आयरन है। इनको हम लुईस अम्ल भी कहेंगे क्योंकि इन पे धनायन है, और धनायन क्या होते हैं, जो लुईस अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को
आकर्षित करते हैं। अब इस पे धनायन है तो ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इसलिए ये भी लुईस शब्द होते हैं। तो केंद्रीय परमाणु और केंद्रीय आयन की जो हम डेफिनेशन देंगे वो ये देंगे कि किसी उपसंयोजन सत्ता में परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों या समूहों से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध रहता है, जुड़ा रहता है। लिगांड, ये बहुत आता है परीक्षा में कि लिगांड या लिगांड क्या होते हैं। उपसंयोजन सत्ता में ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमने पढ़ी है, इसमें केंद्रीय परमाणु या आयन जो ये जैसे हमने ये पढ़ा, इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए यानी परिबद्ध आयन अथवा अणु, देखिए जो केंद्रीय धातु है इससे जो ये आयन जुड़े हैं या जो ये अणु जुड़े हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? लिगंड कहलाते हैं। मतलब ये है कि जो केंद्रीय धातु है उससे जो भी ये आयन जुड़े हैं या अणु जुड़े हैं ये कहलाएंगे उसके लिगंड। ये सामान्य आयन भी हो सकते हैं जैसे Cl-, छोटे अणु हो सकते हैं जैसे H2NH2, ये बड़े अणु भी हो सकते हैं जैसे NH2 CH2 CH2 NH2 ये, या NCH2 NH2 होल थ्राइज, या बहुत ज़्यादा बड़े अणु भी हो सकते हैं जैसे प्रोटीन। मतलब लिगंड क्या हुए? लिगंड होते हैं वो परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु से जुड़े रहते हैं। छोटे अणु भी हो सकते हैं, बड़े अणु भी हो सकते हैं, वृद्ध अणु भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े अणु भी हो सकते हैं। और लिगांड जो है कई प्रकार के होते हैं। लिगांड के प्रकार आप ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनमें पढ़ेंगे एक दंती लिगांड या यूनिडेंटेट लिगांड। देखिए जब एक लिगांड धातु आयन से, ये जो धातु परमाणु है उससे एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है तो उसे हम कहेंगे एक दंती लिगांड। जैसे Cl- है, H2O है, NH3, ये एक दंती लिगांड है क्योंकि जो केंद्रीय धातु है उससे कैसे जुड़े हुए हैं? एक दाता परमाणु से जुड़े हुए हैं। दाता परमाणु देखो जैसे Cl या H2O या NH, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का, मतलब एक दाता परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का जोड़े उसको दान कर सकते हैं सेंट्रल मेटल, जैसे NH3 है, H2O है या Cl है। अब द्वितंतुर लिगांड ये दो दाता परमाणु से जुड़े होंगे। जब एक लिगांड दो दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है तो द्वितंतुर लिगांड कहलाएगा। जैसे ये एक इस N के द्वारा जुड़ेगा, एक इस N के द्वारा जुड़ेगा, या ऑक्जिलेट है ये भी दो दाता परमाणु से जुड़ सकता है। अब बहुतंतुर लिगांड क्या हुए? जब एक लिगांड अनेक दाता परमाणु के द्वारा सेंट्रल मेटल से जुड़ेगा तो वह कहलाएगा बहुतंतुर लिगांड। जैसे इसमें 3 है तो 3 से जुड़ सकता है। अब एक जो षटतंतुर हेक्साडेंटेट लिगांड जो होता है वो एथिलीन डाइएमीन टेट्राएस्टेट होता है। ये इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट -4 चार्ज इस पे होता है। ये 6 दाता परमाणु द्वारा जुड़ सकता है जिसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं और 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं। अब बात करते हैं कीलेट लिगांड की। जब एक द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगांड अपने 2 या अधिक दाता परमाणुओं का प्रयोग एक साथ एक ही धातु आयन से आबंधन के लिए करता है तो इसे कीलेट लिगांड कहते हैं। मतलब कोई द्विदंतुर लिगांड है जो जिसमें 2 दाता परमाणु हैं, या बहुदंतुर लिगांड है जिसमें बहुत अधिक दाता परमाणु है। जब वो 2 का या अधिक परमाणुओं का उपयोग आबंधन के लिए करे, मतलब 2 परमाणुओं के द्वारा या अधिक परमाणुओं के द्वारा एक साथ केंद्रीय धातु से जुड़ जाए तो ऐसा लिगंड कहलाएगा कीलेट लिगंड। और ऐसे बंधनकारी समूहों की संख्या, जितने समूह इसमें बॉन्डिंग बनाएंगे उनको हम कहेंगे उसकी दंतुरता या डेंटिसिटी। और ऐसे जो संकुल हैं, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसे हम कीलेट संकुल कहेंगे। और इसी प्रकार के एक दंतुर लिगंड युक्त संकुलों से ये जो है इसी प्रकार के जो अन्य एक दंतुर लिगंड युक्त संकुल है उनसे अधिक स्थायी होते हैं। अब हम बात करेंगे उभयदंती लिगंड या उपदंती लिगंड। ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। ऐसे लिगंड जिसमें 2 भिन्न दाता परमाणु होते हैं, उभय मतलब 2 भिन्न भिन्न परमाणु के दाता परमाणु इसमें होते हैं, और उपसंयोजन में इनमें से कोई एक भाग लेता है तो उसे उभयदंती लिगांड कहेंगे। मतलब इनके पास दाता परमाणु तो 2 हैं लेकिन एक टाइम में एक ही बंधता है। जैसे NO2 और HCN। NO2 या तो N के द्वारा बंध सकता है या O के द्वारा बंध सकता है। ऐसे ही HCN है। HCN भी आप यहाँ पे देखिए, चाहे तो ये सल्फर के द्वारा बंध जाए चाहे नाइट्रोजन के द्वारा बंध जाए, एक टाइम में एक से ही बंधता है। मतलब दाता परमाणु 2 हैं लेकिन एक टाइम में एक से ही बंधता है। तो ऐसे लिगांड कहलाएंगे उभयदंती लिगांड। अब हम बात करेंगे उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो एक संकुल में
धातु आयन की उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर उससे आबंधित लिगंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े हों। देखिए जैसे संकुल आयन है PtCl6-2 जिस पर चार्ज है, इसमें जो प्लेटिनम की उपसंयोजन संख्या है वो 6 है जो कि 6 Cl से जुड़े हैं। इसमें निकिल की उपसंयोजन संख्या 4 है जो कि 4 NH3 इसमें जुड़े हैं। इसी प्रकार ये है, इसमें आयरन की समन्वय संख्या 6 है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे दे दिए 2 दाता परमाणु से जुड़ता है C2 तो 3 है तो टोटल बॉन्ड हो गए 6, तो उपसंयोजन संख्या हुई 6। ऐसे ही EN है, ईथेन 1,2 डाइएमीन, ये भी 2 दाता परमाणु से जुड़ता है तो 3 जुड़े हैं, 3 दूनी 6, तो उपसंयोजन संख्या हुई 6, चूंकि ऑक्जेलेट और ईथेन डाइएमीन दोनों ही द्वितंतुर लिगंड हैं। एक बात ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि केंद्रीय परमाणु या आयन की उपसंयोजन संख्या केंद्रीय परमाणु या आयन और लिगंड के मध्य बनने वाले जो केवल सिग्मा बॉन्ड हैं उनके आधार पर हम निर्धारित करेंगे, पाई बॉन्ड के आधार पर नहीं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए आप समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। जो केंद्रीय परमाणु होते हैं या आयन होते हैं उससे जुड़े लिगंडों को गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे ये बोलेंगे गुरु कोष्ठक, अंदर जो केंद्रीय परमाणु है और जो लिगंड है उनको हम अंदर गुरु कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, और ये सभी मिलकर के समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाते हैं। जो आयनिक समूह होते हैं, आयनिक, उनको गुरु कोष्ठक से बाहर लिखते हैं। जैसे K4 है, K++1 चार्ज है तो ये इसको गुरु कोष्ठक से बाहर लिखेंगे, इसको हम काउंटर आयन बोलेंगे या प्रत्यायन बोलेंगे, और जो अंदर वाले हैं उसको हम समन्वय मंडल कहेंगे। यानी जो K4 Fe6 है इसमें जो K+ है ये काउंटर आयन है, प्रति आयन है, जो अंदर का गुरु कोष्ठक के अंदर का पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समन्वय बहुफलक के बारे में, यानी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय आयन से सीधे जुड़े लिगंड परमाणुओं की दिक् स्थान व्यवस्था, दिक् स्थान मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट, आकाशीय व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं, जिसमें अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय मुख्य रूप से होते हैं। जैसे मान लीजिए CONH3 3+ ये अष्टफलकीय है, NiCl4 ये चतुष्फलकीय है, और PtCl4-2 ये वर्ग समतलीय है। इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें 6 लिगांड है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 4 हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं 1 2 3 4। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। यहां ध्यान दीजिए, एक संकुल में केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी लिगंडों को यदि उनके साझे के इलेक्ट्रॉन युगलों सहित हटा लिया जाए तो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। मतलब जो केंद्रीय परमाणु है यदि उसे सारे लिगांड हम हटा दें तो जो उस पर चार्ज बचेगा वो कहलाएगी उसकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या को उपसहसंयोजन सत्ता के नाम से, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इसको उपसहसंयोजन सत्ता के नाम में केंद्रीय परमाणु के संकेत के साथ कोष्ठक में रोमन अंकन से दर्शाया जाता है। जैसे ये है, इसमें कॉपर की ऑक्सीजन संख्या क्या हुई, +1, और इसको हम कॉपर फर्स्ट लिखेंगे। +1 कैसे आएगी, कॉपर की मान लो X, Cn की -1 होती है तो 4 × -1, -3 चार्ज है बराबर लिखेंगे -3, कैलकुलेट कर लेंगे, +1 आता है तो ये लिखेंगे कॉपर फर्स्ट। इसमें आप लास्ट हेडिंग देखिए, होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक संकुल। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ऐसा संकुल जिसमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा हो उसे कहेंगे होमोलिप्टिक संकुल। जैसे ये है, इसमें 6 के 6 अमोनिया आयन इससे जुड़े हुए हैं तो होमो मीन्स सेम। और ऐसे संकुल जिसमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होगा उसको हम हेट्रोलिप्टिक संकुल कहेंगे। जैसे यहाँ पे 4 अमोनिया है, 2 संकुल है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ये डिफरेंट आयन है तो ये हेट्रोलिप्टिक संकुल हुआ, ये सेम आयन है ये होमोलिप्टिक संकुल हुआ।